वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि हम बता रहे थे इससे पहले भ्रूणकोश के प्रकार बता रहे थे, भ्रूणकोश के प्रकार बता रहे थे, देखा हमने उसका एग्जाम्पल देकर उसका कार्य देखा। अब हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हम भ्रूण का विकास या भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोजेनेसिस या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसको जानने से पहले हम बात करेंगे निषेचन की। तो आवृत्ति पादप जो होते हैं उनमें दोहरा निषेचन पाया जाता है, ऐसा हमने बताया था पहले। दोहरा निषेचन में क्या होता है कि जो नर युग्मोद्भव की एक नर युग्मक केंद्रक होता है वो भ्रूणकोश के अंड कोशिका से संयोग करके युग्मनज का निर्माण करता है। अंड कोशिका से संयोग करके किसका निर्माण करता है? युग्मनज का निर्माण करता है। ये हमारे पास युग्मनज है। क्या है ये? हमारे पास युग्मनज है। ये जो युग्मनज कोशिका है किसके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है? इसका भ्रूणकोश के अंदर। किसके अंदर डेवलप हो रहा है? भ्रूणकोश, एम्ब्रियो साइक के अंदर इसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, शुरुआत में इस भ्रूणकोश के अंदर जो युग्मनज बना है, इस युग्मनज के अंदर विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है। उस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती है। कितनी कोशिकाएं बनती हैं? दो कोशिकाएं बनती है। एक तो शीर्षस्थ कोशिका होती है और एक आधारित कोशिका। आधारित कोशिका होती है वो तो है बीजाणुद्वार की ओर, किसकी तरफ होती है? बीजाणुद्वार की ओर। शीर्षस्थ कोशिका जो होती है वो किसकी तरफ होती है? यहाँ पर हम बात करते हैं वो निभाग की ओर, किसकी तरफ होती है? निभाग। अब हम बात करते हैं आगे चलकर कि जो आधारित कोशिका है और शीर्षस्थ कोशिका आगे विभाजन किस प्रकार करती है। तो पहला जो विभाजन है वो तो किसकी ओर? कौन सा विभाजन है? अनुप्रस्थ विभाजन, ट्रांसवर्स डिवीजन है इसके अंदर। और अब शीर्षस्थ जो कोशिका होती है उसमें लंबवत विभाजन होता है, अनुदैर्घ्य विभाजन है, लॉन्गिट्यूडिनल विभाजन होता है, डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाओं में डिवाइड हो जाते हैं। ये लंबवत विभाजन होता है, ये लंबवत विभाजन है, जिसके फलस्वरूप ये जो शीर्षस्थ कोशिका है, एपिकल सेल है, ये किसमें कन्वर्ट हो गई है? दो कोशिकाओं में कन्वर्ट हो गई है। और जो नीचे वाली जो कोशिका आधारित कोशिका होती है उसमें कौन सा विभाजन होता है? अनुप्रस्थ विभाजन होता है। इसमें लगातार अनुप्रस्थ विभाजन होता है। उसमें क्या है? लगातार दो तो कैसे होते हैं? अनुदैर्घ्य विभाजन। कैसे होते हैं? अनुदैर्घ्य। पहला विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनी, अनुदैर्घ्य या लॉन्गिट्यूडिनल विभाजन के फलस्वरूप। अब दूसरा विभाजन पहले विभाजन के जस्ट समकोण पर होगा, समकोण पर होगा, वो भी कैसा होगा? अनुदैर्घ्य विभाजन होगा। ये विभाजन है तो ये अब इसका समकोण पर क्या होगा? ये हमारे पास लंबवत कैसा होगा? दूसरा विभाजन होगा अनुदैर्घ्य विभाजन, जिसके फलस्वरूप कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये जो चार कोशिकाओं से निर्मित जो संरचना होती है शीर्षस्थ कोशिका से बनने वाली, ये कहलाती है चतुष्टांग। चतुष्टासन क्या कहलाती है? चतुष्टासन या क्वाड्रेट। क्या बोलेंगे इसको? क्वाड्रेट। क्वाड्रेट बोलेंगे इसको, चतुष्टांग। अब आगे क्या होता है? ये जो आधारित कोशिका होती है इसमें तो लगातार विभाजन होते हैं। विभाजन के फलस्वरूप कौन से विभाजन? ध्यान रहे, कौन से विभाजन होंगे? अनुप्रस्थ विभाजन। और अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप 7 से 10 कोश की लंबी एक संरचना बन जाती है, जिसे हम निलंबक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? निलंबक। सस्पेंसर। क्या बोलेंगे इसको? सस्पेंसर। और इस निलंबक की जो अग्र कोशिका होती है, जो शुरुआती कोशिका होती है, वो फूलकर मोटी हो जाती है। क्या कहलाती है? वो चूस्कांग कहलाती है। क्या कहलाती है? वो चूस्कांग कहलाती है। फूलकर क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? चूस्कांग कहते हैं। ना बोलेंगे इसको चूस्कांग या सकर बोलते हैं। अब जो ये जो शीर्षस्थ कोशिका है जो कि अभी चतुष्टांग में बदली थी, इसमें फिर विभाजन होता है। विभाजन के फलस्वरूप अब इस विभाजन के फलस्वरूप लंबवत अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप कौन सा विभाजन होगा? अनुप्रस्थ विभाजन होगा। अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप ये जो चार कोश की संरचना है वो 8 कोश की संरचना बदल जाती है। कितनी कोश की संरचना बदलेगी? 8 कोश की संरचना बदल जाती है। तो इस प्रकार हमारे पास जो बाहरी जो 8 कोशिका होती है, बाहरी जो 8 कोशिका होती है वो कहलाती है बाह्य त्वचाजन, बाह्य त्वचाजन, डर्मेटोजन। और आंतरिक त्वचा स्तर, आंतरिक त्वचा स्तर, आंतरिक त्वचा स्तर बनाता है। दूसरा क्या है? बाह्य त्वचा स्तर बनाता है। दो स्तर बनते हैं यहाँ पर शीर्षस्थ कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप। 8 कोशिकाओं का समूह, बाहरी 8 कोशिका डर्मेटोजन और अंदर की 8 कोशिका आंतरिक स्तर का निर्माण करती है। यहाँ ये देखा हमने, इधर ये जो संरचना बताई थी कि हमने 8 कोशिका वाली संरचना, इसको बोलते हैं अष्टांग। क्या बोलते हैं इसको?
चतुष्कांश या ऑक्टेट, क्या बोलेंगे इसको? ऑक्टेट बोलेंगे। हमने इसके बारे में पहले बता दिया था कि ये जो आधारी कोशिका में क्या होता है, लगातार विभाजन होंगे। कौन से विभाजन होंगे? अनुप्रस्थ विभाजन। कौन से विभाजन होंगे? अनुप्रस्थ विभाजन होंगे, ट्रांसफर डिवीजन होंगे, जिसके फलस्वरूप क्या है, ये कोशिका बनेगी। और ये कितनी कोशिका हो सकती है? 7 से 10 कोशिका। कितनी कोशिका हो सकती है? 7 से 10 कोशिका। यहाँ पर अब ये आगे चलकर और जो ये जो हमारे पास ये जो शीर्षक कोशिका से बना आस्कासन है, ऑक्टेट है, ये ऑक्टेट आगे विभाजन करेगा। विभाजन करने के फलस्वरूप भ्रूण जैसी संरचना में तब्दील होगा, जिसे कहते हैं प्राक भ्रूण। क्या कहते हैं? प्राक भ्रूण। प्रोएम्ब्रियो क्या बोलेंगे? इसको प्रोएम्ब्रियो बोलेंगे। और ये बाह्य त्वचा इस तरह है, बाह्य त्वचा इस तरह का निर्माण। अब देखिए प्राक भ्रूण जो संरचना है, इस प्राक भ्रूण संरचना के अंदर जो बाह्य त्वचा इस तरह है, यहाँ पर ये बाह्य त्वचा इस तरह है। ये हमारे पास निलंबक था। इस निलंबक की जो आदर कोशिका होती है, ये अधोमुखी भ्रूण की तरफ होती है। किसकी तरफ होती है? भ्रूण की। इसे कहते हैं अधोस्थितिका कोशिका। अधोस्थितिका कोशिका क्या बोलेंगे? अधोस्थितिका कोशिका बोलेंगे। अब ये जो है हमारे पास, ये आगे चलकर क्या बनाएगी? बीजपत्रोधर। बीजपत्रोधर बनाएगी। बीजपत्रोधर से क्या है? मूलांकुर निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? मूलांकुर का निर्माण होगा, मूल का निर्माण होगा। और ये हमारे पास कहला रही थी चूसक, कहला रही थी। क्या कहला रही है? चूसक। अभी लगातार इसमें विभाजन होते रहेंगे। ये जो है इसमें सीमित विभाजन होते हैं, जिसके कारण क्या है 7 से 10 कोशिका की संरचना बनती है। लेकिन ये जो शीर्षक कोशिका है, ये लगातार विभाजन करेगी और प्राक भ्रूण में और आगे विभाजन होगा और फॉर्मेशन होगा, जिसके कारण क्या है, ये हार्ट सेट संरचना बन जाएगी। किस संरचना बन जाएगी? हार्ट सेट। हृदयकार संरचना ले लेगी। हृदयकार संरचना लेकर अभी हृदयकार संरचना के दौरान ये जो खांच बनी है इस पर शीर्षक कोशिकाओं के ऊपर, डर्मेटोजन जो नीचे की ओर धसा है, इस संरचना के कारण ये धीरे धीरे क्या है, अंदर की ओर धसता है। अंदर की ओर धसने के कारण क्या है, हमें बीजपत्र जैसी संरचना दिखाई देती है। और ये जो दिखाई दे रहा है हमारे पास, ये बीजपत्र संरचना है। बीजपत्र संरचना है, 2 बीजपत्र दिखाई दे रहे हैं। ये जो हमारे पास संरचना दी है, कौन सी है? निलंबक संरचना है। ये प्रक्रिया हमने डायग्राम के थ्रू क्या है आपको इस प्रकार समझाई। अब इसको ओवरऑल हम देखें, ये बीजपत्र जैसे 2 बीजपत्र बन के डाइकोट संरचना बन गई है। किससे बनी है? ये शीर्षक कोशिका से डेवलपमेंट हो रहा है इसका लगातार। प्राक भ्रूण किसमें बन रहा है? हृदयकार संरचना के। हृदयकार संरचना आगे चलकर किसमें बदल रही है? बीजपत्रों में बदल रही है। बीजपत्र जो आगे चलकर क्या है हमारे पास इस प्रकार दिखाई देते हैं। किसके अंदर? बीजांड के अंदर। अब हम बात करते हैं बीजांड के अंदर। तो बीजांड के अंदर जैसा कि हमने बताया था आपको कि बीजांड जो होता है उसके अंदर एक छोटी थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। उस भ्रूणकोश के अंदर ही इसका निर्माण हो रहा है, ये बीजपत्र का निर्माण हो रहा है। और ये बीजपत्र या बीजपत्र रूपी भ्रूण का निर्माण हो रहा है। अब भ्रूणकोश के चारों ओर स्तर पाए जाते हैं। हमने आपको बताया था कि बीजांड की संरचना के अंदर सबसे बाह्य स्तर होता है, जो बाह्य अध्यावरण कहलाता है। उसके अंदर वाला अंत अध्यावरण कहलाता है। उसके अंदर वाला बीजांडकाय कहलाता है। और बीजांडकाय के अंदर की जो संपर्क होता है वो किसका होता है? भ्रूणकोश का होता है। एम्ब्रियोसाइट का होता है। यहाँ पर जो भ्रूणकोश होता है, जो बीजांडकाय होता है, बीजांडकाय क्या है? अवशेष रूप में रह जाता है, जिसे परिभ्रूणकोश के अंदर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये परिभ्रूणकोश केंद्रक के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? परिभ्रूणकोश केंद्रक के रूप में पाया जाता है। यहाँ पर हमने बात की थी, ये क्या है हमारे पास? निभागीय क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था? निभागीय क्षेत्र था। ये बाह्य अध्यावरण है, ये अंतर अध्यावरण है, ये बीजांडकाय था। और ये जो हमारे पास संरचना है, ये जो संरचना है, ये भ्रूण, ये बीजपत्र क्या कहला रहा है? ये बीजपत्र। और ये जो हमारे पास संरचना है, ये कहलाती है निलंबक। क्या कहला रही है? निलंबक। और ये बीजांड द्वार, बीजांड द्वार क्या है? ये बीजांड द्वार संरचना है। और ये जो है हमारे पास ये संरचना, ये कहला रही है चूसकांश।
दूसरा। तो इस प्रकार अगर हम ओवरऑल देखें यहाँ पर है, तो ओवरऑल देखने के तो देखते हैं कि भाई भ्रूण का जो विकास होता है वो किसका होता है, बीजांड के अंदर होता है। सॉरी, बीजांड के अंदर एक विशेष संरचना पाई जाती है, पहली नुमा संरचना जिसे कहते हैं भ्रूण कोश। उस भ्रूण कोश के अंदर जो होता है दौरान निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। वो युग्मनज लगातार विभाजन करता है, अलग अलग प्रकार का विभाजन करता है। शुरुआती विभाजन अंतरस्थ विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती है। एक तो कोशिका बनती है हमारे पास शीर्षस्थ कोशिका, दूसरी आधारित कोशिका। शीर्षस्थ कोशिका उसमें लगातार कौन सा विभाजन होता है, लंबवत विभाजन होता है। आधारित कोशिका में कौन सा विभाजन, अंतरस्थ विभाजन होता है। इन अंतरस्थ विभाजनों के कारण तो क्या होता है, निलंबन का निर्माण होता है। जो अनुदैर्ध्य विभाजन है, उस अनुदैर्ध्य विभाजन के कारण किसका निर्माण होता है, चतुष्कांग का निर्माण होता है और अष्टांग का निर्माण होता है। अष्टांग निर्माण के फलस्वरूप परिणत विभाजन होता है, और परिणत विभाजन के फलस्वरूप लगातार नाइट्रोजन बाह्य त्वचा स्तर और अंतर त्वचा स्तर का निर्माण होता है। अंतर त्वचा स्तर और ये बाह्य त्वचा स्तर ये निर्मित होने के पश्चात यहाँ पर भ्रूण जैसी संरचना बन जाती है, जिसे प्राग भ्रूण कहते हैं। वो प्राग भ्रूण आगे डेवलप होता है, धीरे धीरे ये संरचना हृदयकार हो जाती है। हृदयकार होने के पश्चात ये हृदयकार संरचना आगे चलकर बीज पत्र में कन्वर्ट हो जाती है। बीज पत्र को कन्वर्ट होने के पश्चात भ्रूण का निर्माण होता है। एक तरह से बीजांड के अंदर जो हमारा मकसद है इसका भ्रूण का विकास है, भ्रूण का विकास वो संरचना में इस प्रकार दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, इस संरचना को और भी हम देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू। इसको ढंग से समझिए, बार बार इस टॉपिक को देखिए, इस वीडियो को देखिए। देखने के पश्चात जो मैं बोल रहा हूँ उस बातों पर गौर कीजिए। तो गौर करने के साथ साथ डायग्राम की तुलना कीजिए कि किस बात को कैसे पकड़ा जा रहा है, कैसे बताया जा रहा है, उसको डायग्राम में किस प्रकार दर्शाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बीज का परिवर्तन। ठीक है, बीज के परिवर्तन, आगे हम बात करते हैं बीज का परिवर्तन। तो बीज का परिवर्तन के बारे में बात कर रहे थे हमें ना। तो बीज का परिवर्तन, बीजांड जो बीजांड संरचना होती है उसमें बीज का परिवर्तन कैसे होता है। बीज का परिवर्तन, बीज का परिवर्तन, डेवलपमेंट ऑफ सीड। डेवलपमेंट ऑफ सीड, बीज का परिवर्तन। तो बीजांड से बीज किस प्रकार बनता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे बीजांड की संरचना, बीजांड के भाग या बीजांड की संरचना, और यहाँ पर बीज, बीज के भाग। इस प्रकार बीजांड का कौन सा भाग जो होता है, बीज का क्या बनाता है, बीज का कौन सा पार्ट बनाता है, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं बीजांड ग्रंथ। किसकी बात करते हैं, बीजांड ग्रंथ। तो बीजांड ग्रंथ जो होता है वो क्या बनाता है, बीज ग्रंथ बनाता है। क्या बनाता है, बीज ग्रंथ बनाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर बीजांड काय। क्या बनाता है, बीजांड काय। तो बीजांड काय जो होता है वो क्या बनाता है, समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, या कभी कभी परिभ्रूण कोश बनाता है। परिभ्रूण कोश का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, परिभ्रूण कोश का निर्माण करता है। नेक्स्ट बात करते हैं बाह्य जावरण। बाह्य जावरण जो होता है बीजांड का, वो बाह्य जावरण किसमें, बीज में किसमें बदलता है, वो बनता है बाह्य बीज चोल। बाह्य बीज चोल, और बाह्य बीज चोल को बोलते हैं टेस्टा। क्या बोलते हैं इसको, टेस्टा बनाता है। नेक्स्ट अंतर जावरण। अंतर जावरण जो होता है वो अंतर बीज चोल बनाता है। क्या बनाता है, अंतर बीज चोल। अंतर बीज चोल को बोलते हैं टैगमन। क्या बोले इसको, टैगमन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब हम बात करते हैं युग्मनज। जो युग्मनज होता है बीजांड के अंदर निषेचन के फलस्वरूप बनने वाली जो संरचना होती है वो किसमें कन्वर्ट होती है, भ्रूण। किसमें बनती है, भ्रूण। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, भ्रूण के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रकार हमारे पास क्या है, बीज
बीज के परिवर्तन के दौरान बीजांड के जो भाग होते हैं वो बीज के निम्न भागों में बदलते हैं। तो हमने अभी ये देखा आपको कि स्थूलता और ह्यूमरस के अलावा हमारे पास सहायक कोशिका होती है, प्रतिमुखी कोशिका होती है, वो कैसे हो जाती है, नष्ट हो जाती है। सहायक कोशिकाएं और प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं ये दोनों क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। बीज निर्माण के दौरान क्या हो जाती है, ये समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट हम जब बात करेंगे बीज के प्रकार, किसके बारे में बात करेंगे, बीज के प्रकार। बीज के 2 प्रकार होते हैं जिन्हें हम बीज के प्रकार जिन्हें हम 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं। बीज के प्रकार नंबर 1 अभ्रूणकोशी बीज, अभ्रूणकोशी बीज, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और दूसरा जो है हमारे पास भ्रूणकोशी बीज, भ्रूणकोशी बीज जिसे बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। किसके आधार पर इनको डिवाइड किया गया, भ्रूणकोश की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। किसके आधार पर, ये 2 प्रकार है, और किसके आधार पर, भ्रूणकोश की उपस्थिति के आधार पर, भ्रूणकोश के आधार पर, भ्रूणकोश के आधार पर, यानी कि भ्रूणकोश की उपस्थिति या अनुपस्थिति होती है। तो जो अभ्रूणकोशी बीज होते हैं इनमें क्या होता है, भ्रूणकोश का अभाव होता है। अभ्रूणकोशी जो बीज होते हैं इनमें भ्रूणकोश का क्या होता है, अभाव होता है, भ्रूणकोश नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर जो बीजांकुरण होता है, बीजांकुरण होता है, तो बीजांकुरण के दौरान यहाँ पर भ्रूणकोश काम में नहीं लिया जाता है। बीजांकुरण के दौरान, सीड जर्मिनेशन के दौरान यहाँ पर जो भ्रूणकोश है क्योंकि बीज के अंदर पाया नहीं जा रहा है, इस कारण क्या है वो काम में नहीं आता है, यानी कि यहाँ पर उसका अभाव होता है। लेकिन जो भ्रूणकोशी बीज होते हैं उनमें क्या होता है, भ्रूणकोश पाया जाता है। तो बीजांकुरण के दौरान शुरुआती जो डेवलपमेंट होता है बीज से भ्रूण का, तो बीज से प्राणपुर का, मूलांकुर का, वो डेवलपमेंट किसकी हेल्प का होता है, भ्रूणकोश के आधार पर होता है। तो जितना भी भ्रूणकोश पाया जाता है बीज के अंदर, वो भ्रूणकोश सारा यूज कर लिया जाता है किसके दौरान, सीड जर्मिनेशन के दौरान। यहाँ पर एग्जांपल देखें हम, तो जनरली भ्रूणकोशी जो बीज होते हैं वो द्विबीजपत्री पादपों में पाए जाते हैं, द्विबीजपत्री पादपों में। किस प्रकार का बीज पाया जाता है, अभ्रूणकोशी बीज पाया जाता है। जबकि भ्रूणकोशी बीज जो होता है वो किसमें पाया जाता है, एकबीजपत्री पादप, एकबीजपत्री पादपों में जो भ्रूणकोश पाया जाता है वो ऐसे बीज क्या कहलाएंगे, भ्रूणकोशी बीज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, भ्रूणकोशी बीज कहलाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे किसकी, फल का निर्माण। किसका निर्माण करेंगे, फल का निर्माण। तो फल का निर्माण में हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट या फल का निर्माण। हमने अभी बात की थी ह्यूमरस से क्या बन रहा है, भ्रूण, भ्रूण से क्या बन रहा है, बीज। ठीक, ये जो प्रक्रिया हो रही है कहां पर, ये बीजांड के अंदर। किसके अंदर होती है, बीजांड के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं अंडा से। किसके अंदर बात कर रहे हैं, अंडा से। तो अंडा से जो होता है, अंडा से के अंदर किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, फल का। किसकी सहायता से होता है, अंडा से भित्ति द्वारा। अंडा से जो भित्ति होती है वो किसका निर्माण करती है, फल का निर्माण करती है। तो यहाँ पर जो फल का निर्माण होता है जनरली किससे होता है, अंडा से होता है। लेकिन फल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होते हैं सत्य फल और एक होते हैं असत्य फल। ट्रू फल, इनका निर्माण अंडा से भित्ति से होता है।
यानी कि अंडाशय से होता है। किससे होता है? अंडाशय से या अंडाशय से, अंडाशय या अंडाशय से, अंडाशय भित्ति से होता है। जबकि जो असत्य फल होते हैं इनका निर्माण अंडाशय के अलावा, अंडाशय के अलावा उसके अन्य भाग से, उसके अन्य भाग से होता है। ये फाल्स है और ये ट्रू फल। तो ट्रू फल जो होते हैं वो ओवेरी से निर्मित होते हैं, जबकि फाल्स जो होते हैं ओवेरी के अलावा उसके किसी अन्य भाग से। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास असत्य फल के बारे में बात करते हैं, जैसे सेब, एप्पल, ये किससे बनता है? सेब जो होता है किससे बनता है? थैलेमस। यहाँ पर जो पुष्पासन होता है, पुष्पासन, उसका जो पुष्पासन भाग होता है फूल जाता है वो, और फूल कर क्या बनाता है? सेब का निर्माण करता है। चूंकि यहाँ पर अंडा से भाग नहीं ले रहा फल के निर्माण में, इस कारण ये कैसा है? असत्य फल है। क्या? बाकी मोस्ट ऑफ जो प्लांट्स होते हैं उनमें किस प्रकार का फल पाया जाता है? सत्य फल पाया जाता है। एक और है एनसिक फलन, एक क्रम आते हैं हमारे पास, पार्थेनोकार्पी। क्या बात है? हमारे पास पार्थेनोकार्पी आता है, उसके बारे में वो डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। टेक्निकल टर्म्स है, इम्पोर्टेंट टॉपिक, कई बार एग्जाम आ जाती है। बिना निषेध फल का निर्माण, अनिषेक फलन, अनिषेक फलन, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी। ये जो पार्थेनोकार्पी है इसमें क्या होता है? फल का निर्माण, फल का निर्माण बिना निषेचन के क्या होता है? कैसा होता है? बिना निषेचन होता है। ये पार्थेनोकार्पी होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राकृतिक अनिषेक फलन, प्राकृतिक अनिषेक फलन, और दूसरी होती है कृत्रिम अनिषेक फलन। ये प्रकृति में स्वतः होती है। कैसे पाई जाती है? स्वतः होती है। और जबकि कृत्रिम अनिषेक फलन होता है ये मानव द्वारा होता है, मानव द्वारा प्रेरित। विभिन्न जो हार्मोन्स हैं, उन हार्मोन से रसायन है, उनके प्रभाव के कारण क्या है? जो फल होते हैं उन्हें बिना निषेचन के ही डेवलप किया जाता है। क्योंकि निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा? बीज का निर्माण होगा। तो बीज जो होता है, कुछ फलों के अंदर बीज जो होता है वो एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, हम अतिरिक्त पदार्थ के रूप में मानते हैं उसको, जो कि उन फलों को खाने के दौरान हमें दिक्कत करता है। वर्तमान में बहुत से वैज्ञानिकों ने ऐसे फल विकसित कर लिए हैं जो जिनके अंदर बीज नहीं पाया जाता। जैसे पपीता है, जैसे हम बात करें तरबूज है, तो ये जैसे खरबूजा है, ये ऐसे फल है। जैसे क्या सकते हैं हम, कद्दू है, इनमें बीज जो होते हैं वो कोई काम के नहीं होते। इस कारण क्या है? यहाँ पर उपयोगिता के आधार पर जो फल होते हैं उनको बीज रहित बनाया गया है। और बीज रहित बनाने की जो प्रक्रिया है वो कौन सी है? कृत्रिम अनिषेक फलन है। किसके द्वारा होता है? हार्मोन्स के द्वारा होता है, और इसके अलावा किसके द्वारा होता है? कुछ रसायनों के कारण होता है। तो हमें इस प्रकार हम आपको बता रहे थे अनिषेक फलन, ठीक है। अब हम बात करें पीढ़ी एकांतरण की। जैसा कि हम बता रहे थे, आपको पहले ही बताया था हमने पीढ़ी एकांतरण के बारे में। पीढ़ी एकांतरण होता है अल्टरनेशन जनरेशन बोलते हैं इसको, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आवर्तबीजी पादपों के अंदर पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। आवर्तबीजी पादपों के जो जीवन काल होता है उसके अंदर दो अवस्थाएं होती है। आवर्तबीजी जो पादप होते हैं, आवर्तबीजी पादप, इनके अंदर इनके जो जीवन काल होता है उसके अंदर दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती है? एक होती है युग्मोद्भिद,
युग्मोद्भिद यानी कि युग्मक निर्माण। कौन सी है? युग्मोद्भिद, ये युग्मक निर्माण। और एक होती है बीजाणुद्भिद। बीजाणुद्भिद यहाँ पर बीज का निर्माण होता है। क्या होता है? बीज का निर्माण। अब आवर्त जो पाठक होते हैं, आवर्त पाठकों के अंदर जो ये दोनों पीढ़ियां होती है एकांतर क्रम में लगातार एक दूसरे में परिवर्तित होती है। यानी कि हम कह सकते हैं युग्मोद्भिद जो अवस्था होती है वो बीजाणुद्भिद अवस्था और बीजाणुद्भिद अवस्था युग्मोद्भिद अवस्था में कन्वर्ट होती रहती है। उनका के आधार पर देखते हैं कि ये हमारे पास एडमिक अवस्था है। कैसी अवस्था है? एडमिक अवस्था है। और ये क्या है? द्वितीयक अवस्था है। कैसी अवस्था है? द्वितीयक अवस्था है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ डिफरेंस बिटवीन इसमें देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। यहाँ पर एक तरफ हम बात करते हैं गैमेटोफाइट और दूसरी तरफ बात करते हैं स्पोरोफाइट। यहाँ हम ये देखते हैं ये जो अवस्था आयु के आधार पर देखें, समय के आधार पर देखें तो गैमेटोफाइट जो अवस्था होती है वो कैसी होती है? अल्पजीवी होती है। कैसी होती है? अल्पजीवी होती है। केवल युग्मक निर्माण के दौरान ही ये अवस्था थी, युग्मक निर्माण के दौरान। जबकि ये कैसी होती है? दीर्घजीवी होती है। कैसी होती है? दीर्घजीवी होती है। ये अप्रभावी होती है, एक तरह से अप्रभावी या आश्रित। अप्रभावी होती है, ये आश्रित होती है, डिपेंडेंट होती है। ये प्रभावी होती है, डोमिनेंट होती है, अनाश्रित होती है। कैसी होती है? अनाश्रित होती है, इंडिपेंडेंट होती है। यहां पर हम बात कर सकते हैं ये जो पीढ़ी होती है कैसी होती है? एगुणिक होती है। और ये कैसी होती है? द्विगुणिक। यहाँ ये केवल युग्मकों में मिलती है, युग्मकों के रूप में। किसके रूप में मिलती है? युग्मकों के रूप में। जबकि इसके अंदर क्या होता है? जड़ होती है, तना होता है, पत्ती होती है, इनके रूप में पाई जाती है। जड़, तना, पत्ती के रूप में पाई जाती है। और यही नहीं, ये जो होती है कैसी होती है? स्वयंकोषी होती है। स्वयंकोषी अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है? ये स्वयंकोषी अवस्था होती है। स्वयंकोषी अवस्था होती है। तो यहाँ हम देखते हैं इन दोनों पर क्या होता है? एकांतरण चलता रहता है। गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट की प्रक्रिया चलती रहती है। इस घटना को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आवर्ती जीवात्मकों की प्रमुख विशेषता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो दोस्तों ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ शेयर करेंगे हम। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और कोई समस्या हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि उसको सॉल्व कर सकें और पता चल सके कि आपके कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं समझ आ रहा है। ओके, ठीक।